तो साथियों हम लोग सॉल्व कर रहे थे ये विजन एग्जाम की टेस्ट सीरीज आपके आने वाले एग्जाम मेंस एग्जाम के लिए तो दोस्तों हम लोग सॉल्व कर रहे थे ये विजन एग्जाम की टेस्ट सीरीज आपके आने वाले लेखपाल मेंस एग्जाम के लिए। दोस्तों पहली टेस्ट सीरीज हम लोगों ने कल सॉल्व कर लिया था, आज हम लोग उसी का ये दूसरा टेस्ट सीरीज सॉल्व करने जा रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज है, इसमें आपको एक से बढ़कर एक फैक्ट कंसेप्ट मिलेंगे। अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके तैयारी में बहुत ज्यादा धार लगेगी। आप लोग थोड़ा सा कोशिश किया करिए, जब मैं बताना चलूं तो वीडियो को आप लोग थोड़ा 2 सेकंड के लिए पॉज करके देखिएगा कि हम कितना कर ले रहे हैं, उसके बाद हम बताएंगे तब देखिएगा। इससे दोस्तों आत्म मूल्यांकन में आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। तो चलते हम लोग बिना देरी किए प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए यहां पर जो पहला प्रश्न दिया है हिस्ट्री से संबंधित है, एक से बढ़कर एक फैक्ट है मिलेंगे आपको। इसमें पूछ रहे हैं भारत ने प्रागैतिहासिक अध्ययन का मार्ग प्रशस्त करने के लिए प्रथम पूरा पाषाण हैंड एक्स की खोज, यानी जो कुल्हाड़ी की बात करें, हैंड एक्स का मतलब कुल्हाड़ी होता है, इसकी खोज 1863 में किसने किया था? तो मेरे भाई रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने किया था। इन्हीं रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को दोस्तों क्या कहा जाता है कि भारतीय प्रागैतिहासिक का जनक माना जाता है। 63 में इन्होंने हैंड एक्स की खोज किया था, 1863 में। समझ गए होंगे आप। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ये देखिए इसी से संबंधित एक दूसरा प्रश्न यहां पर दिया है। एक विस्तृत क्रीड़ा क्षेत्र जिसे हम लोग स्टेडियम बोलते हैं, तो एक विस्तृत क्रीड़ा क्षेत्र, संभवतः इसको स्टेडियम ही माना गया है, इसके साक्ष्य किस हड़प्पाई स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों यह गुजरात में एक स्थल है जूनी कुराल, ये वहां से प्राप्त हुआ है। गुजरात के कच्छ जिले में है ये, वहीं से ये प्राप्त हुआ है, जूनी कुराल से। याद रखे रहेंगे, कभी कभी जूनी कुराल नहीं देगा, गुजरात दे देगा, कभी कभी कच्छ दे देगा, तो आप याद रखे रहेंगे राज्य गुजरात, जिला कच्छ और स्थान जूनी कुराल। आगे यहां देखें, एक बढ़िया प्रश्न और दिया है आपको, हमेशा ये पूछ लिया जाता है किसी न किसी एग्जाम में। जौनपुर के सरकी राज्य, जौनपुर के सरकी वंश आप लोग जानते हैं, इसका अंतिम शासक कौन था? तो साथियों आप लोग को पहले ये जानना पड़ेगा, सरकी राजवंश की स्थापना 1300, सरकी राजवंश की स्थापना 1394 में हुआ था। लगभग 85 साल शासन करने के बाद 1479 में दोस्तों बहलोल लोदी ने इस पर अधिकार कर लिया, और उस समय जब अधिकार किया तो सरकी वंश का अंतिम शासक हुसैन शाह सरकी था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ये 1479 में। तो क्लियर हो गया आपको, याद रहेगा, आपको भूलेगा नहीं। ऐसे ही आपको थोड़ा सा पढ़ना है, एक एक चीज याद हो जाएगी। यहां देखिए ये दे दिया है 1942 में जब आंदोलन हुआ था उस समय से है। बंगाल के मिदानपुर जिले में, कहा मिदानपुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जातीय सरकार की स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्तों? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान। आप लोग जानते हैं मिदानपुर में सतीश सावंत के नेतृत्व में हुआ था ये। तो कल वाली टेस्ट सीरीज में यही सवाल था, किसके नेतृत्व में हुआ था? सतीश सावंत। ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, सतीश सावंत, राखी सावंत नहीं, सतीश सावंत। अब एक एक चीज यहां से और पूछ लेता है कि बलिया में 1942 के आंदोलन के समय बलिया में एक लोग समानांतर सरकार बनाए थे, कौन थे? चित्तू पांडे। तो वो भी आपको याद होगा, उम्मीद है। आगे देखिए यहां पांचवें में जो आपको दिया है 1929 से 33 के बीच उस चर्चित मुकदमे का क्या नाम था जिसके अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, एच जी वेल्स और हैराल्ड लास्की जैसे महानुभवों ने इनकी व्यक्त की थी अपनी बात? तो दोस्तों आप लोग जानते हैं 1929-33 के बीच ये दोस्तों ये था मेरठ षड्यंत्र केस। मेरठ षड्यंत्र केस वाले मामले पर दोस्तों यही आइंस्टीन और हेराल्ड लास्की जैसे लोग अपनी जो है प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेरठ षड्यंत्र केस। ये डेट देखते ही आप समझ जाएंगे कि मेरठ षड्यंत्र केस ही है, इसके बारे में आप लोग यहाँ समझ गए होंगे आप। तो आगे चले देखें हम लोग, बहुत ज्यादा चर्चा में रहा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये। छठवें वाले में आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे? तो मेरे भाई संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जितने लोग नहीं जानते होंगे तो याद कर लीजिए कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो ये बी एन राव थे दोस्तों, आप लोगों को खूब याद होगा, बी एन राव।
तो बी एन राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, इसमें बी एन राव नहीं दिया है, इसका मतलब आप ई पर चले जाएंगे, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आगे बढ़े अगर हम लोग देखें 7वें वाले में, तो कह रहे हैं भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई। तो दोस्तों संघीय न्यायालय की स्थापना तो हुआ था 1937 में, 1937 में हुआ था, लेकिन किस अधिनियम के तहत हुआ था, ये 1935 एक्ट 1935 के तहत हुआ था। आगे अगर हम लोग 8वें वाले को देखें, ऐसे ऐसे आप एक एक चीजों को याद करोगे ना तो आपके दिमाग में सब फिट हो जाएगा। देखें क्या कह रहे हैं, निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात नहीं कर रहा है, निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जाता है। कैसे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त उसे कह देगा तो राष्ट्रपति हटा देगा, यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त के सिफारिश पर राष्ट्रपति हटाते हैं। तो राष्ट्रपति द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त के सिफारिश पर, आप लोग जानते हैं 3 बॉडी की ये तीन सदस्य की ये संस्था है, तो एक मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य आयुक्त। आगे देखें अगर हम लोग, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं। तो मेरे भाई राष्ट्रपति को, और किसे करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जज को अगर अपना इस्तीफा देना होगा तो राष्ट्रपति को संबोधित करके देंगे। आगे देखें हम लोग यहाँ, केंद्र और राज्यों के मध्य, आप लोग जानते हैं केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध किसमें दिया है, संविधान के भाग 11 में दिया है। तो ये आप चीज आपको पता होगा। इसके मध्य आर्थिक संबंधों का वर्णन संविधान के किन अनुच्छेदों में किया गया है, आर्थिक संबंधों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, ये 268 से 281, ऑप्शन नंबर ये आपका बी हो जाएगा। आगे चले हम लोग देखें यहाँ, संविधान निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र है, यानी यूटी की बात कर रहे हैं। कौन सा संघ राज्य नहीं है, संघ राज्य क्षेत्र, कौन सा संघ राज्य क्षेत्र क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा है, भारत का सबसे बड़ा है। तो जनसंख्या के मामले में पूछा होता तब तो दिल्ली हो जाता, लेकिन यहाँ क्षेत्र के मामले में पूछा है तो क्षेत्र के मामले में लद्दाख हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। आगे देखें कितने हैं अभी संघ राज्य क्षेत्र, कितने हैं मेरे भाई, आप लोग जानते हो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, याद है ना। आगे देखें, यहां देखिए क्या करें, वायुदाब यानी एयर प्रेशर के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ तापमान और वायुदाब में सीधा संबंध होता है, नहीं मेरे भाई, ये टेम्परेचर हो गया और एयर प्रेशर इसके उल्टा होता है, एपी, यानी जितना टेम्परेचर बढ़ेगा एयर प्रेशर उतना घटता जाएगा। जैसे अभी गर्मियों में क्या होता है कि टेम्परेचर ज्यादा रहता है तो वायुदाब कम रहता है, ठंडी में टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है तो वायुदाब यानी हवाएं नीचे उतरने लगती हैं, तो यानी वायुदाब बढ़ गया। तो यही है, तापमान बढ़ने पर वायुदाब घटता है, यानी एक दूसरे के लोग उल्टे होते हैं। क्लियर हो गया है। आगे देखें अगर हम लोग यहाँ 13 वाले में कह रहे हैं, महासागरों का वह क्षेत्र जहां गहराई के साथ लवणता तीव्रता से बदलती है, यानी महासागर का वह क्षेत्र जहां गहराई बढ़ने पर लवणता बढ़ने लगती है, तो क्या कहलाता है, हेलोक्लाइन कहलाता है। हेलोक्लाइन समझ गए होंगे आप। आगे देखें यहाँ हम लोग, यहाँ देखें 14 वाले में अगर देखें तो इसमें कह रहे हैं, पृथ्वी पर उपलब्ध कुल मृदु यानी स्वीट वाटर यानी अलवण जल का सर्वाधिक भाग किस रूप में पाया जाता है, तो ग्लेशियर के रूप में। आप लोग जानते हैं जो मीठा जल है तो उस मीठे जल में सबसे ज्यादा किसका भाग है, ग्लेशियर यानी हिमटोपी का है। कहाँ है, दिया है ग्लेशियर, हिमनद एवं ध्रुवी बर्फ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ गए आप। आगे चले यहाँ हम लोग 15 वाले में अगर देखें तो देखिए क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो जम्मू कश्मीर में कौन कौन से झील है मेरे भाई, कोलेरू है, नहीं कोलेरू तो आंध्र प्रदेश में है। ये कहाँ है, ये आंध्र प्रदेश में है। फुलझर या इसी को फुलहर कहा जाता है, यहीं से गोमती नदी का जो है उद्गम होता है। तो ये कहाँ है दोस्तों, ये तो यूपी में है। यहाँ आप एलिमिनेट कर दो, अपने आप आपका उत्तर अभी निकल कर आएगा। आपको मालूम नहीं है क्योंकि हर चीज किसी को नहीं याद रहता है, कुछ चीजें दोस्तों याद करना कुछ चीजें एलिमिनेट करके देखना पड़ता है कि आखिर कौन यहाँ पर होगा। अब देखिए यहाँ पर हमीरसर, आप लोग जानते हैं गुजरात में बड़े बड़े अमीर लोग हैं, तो उसी से दिमाग में लगा लीजिए, हमीरसर झील ये कहाँ है, ये गुजरात में है, तो पता लग गया यही हो सकता है। आंधार झील, आंधार झील, तो कैसे आप जोड़ सोचेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अंधाधुंध गोलियां चलती हैं, तो वहां अंधार झील ऐसे करके आप दिमाग में बना लीजिए। आगे देखें अगर 16 वाले में,
कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन अल्प विकसित अर्थव्यवस्था का प्रमुख विशेषता है। यानी जहां की अर्थव्यवस्था विकसित नहीं हो पाई, बहुत थोड़ा सा विकसित हुई है, तो वैसी कौन सी उसकी विशेषता है। तो मेरे भाई सबसे बड़ी विशेषता यही है, वहां के व्यक्ति की निम्न आय होती है, इनकम बहुत कम होती है। तो ऑप्शन नंबर ए, पूंजी निर्माण का उच्च दर। मेरे भाई उच्च दर पूंजी निर्माण रहता तो अमीर नहीं हो जाता, विकासशील नहीं, विकसित नहीं हो जाता। निम्न आश्रित अनुपात। मेरे भाई हम लोग यहाँ निम्न आश्रित नहीं, बहुत ज्यादा आश्रित हैं अपने बाप पर। देखते हैं ना, बेटा 40 साल खो जाता है फिर भी बाप पर ही डिपेंड रहता है, तो उच्च आश्रितता है हमारे यहाँ। तो तृतीय क्षेत्र का प्रभुत्व तो नहीं है, तो यही होगा ऑप्शन नंबर ए आपका। समझे होंगे आप। देखिए यहाँ पर जो दिया है, बहुत अच्छा प्रश्न है इकोनॉमिक्स का। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो देखो, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना तो 1965 में हुआ था, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिए नहीं तो फिसल जाएंगे। 20 साल बाद यानी 1985 में इसी का नाम बदलकर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कर दिया गया, क्योंकि इसमें निर्धारित किया गया एमएसपी, यही संस्था एमएसपी देती है, जो किसानों को एमएसपी मिलता है, तो यही संस्था कृषि लागत एवं मूल्य आयोग देती है। तो 1985 में देखा गया कि किसान का कितनी लागत लगती है, तो उसमें लागत को भी जोड़ दिया गया, तो इसलिए उसका नाम कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जोड़ दिया गया, रख दिया गया। तो 85 में याद रखे रहेंगे आप। आगे देखें, 18 में पूछ रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सेवा क्षेत्र यानी तृतीय क्षेत्र। आप लोग जानते हैं 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक में कृषि आता है, दूसरे द्वितीयक में विनिर्माण आता है, और तृतीयक में सेवा क्षेत्र आता है, जैसे शिक्षा हो गया, गाड़ी मोटर का साधन हो गया, बैंकिंग हो गया, ये सब। तो तृतीयक क्षेत्र का भाग कौन सा नहीं है। बैंकिंग भी है तृतीयक क्षेत्र, शिक्षा भी है, बीमा भी है, पेट्रोलियम शोधन, ये दोस्तों द्वितीय क्षेत्र का है। तो याद रखे रहेंगे आप, आपका उत्तर ए हो जाएगा। देखें 19 वाले में, राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण साख यानी ग्रामीण साख जिसे हम लोग क्रेडिट कहते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण क्रेडिट का संचालन करने वाली संस्था कौन सी है। तो मेरे भाई नाबार्ड, यही है ना, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक, नाबार्ड जिसे हम लोग शॉर्टकट में बोल देते हैं नाबार्ड। तो नाबार्ड ही क्या करती है दोस्तों, ये इसकी स्थापना कब हुआ था, 1982 में हुआ था। तो यही जो है राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण क्रेडिट का संचालन करती है। आगे देखें हम लोग, भारत में जूट का सर्वाधिक केंद्रीकरण किस राज्य में है। तो मेरे भाई जूट सबसे ज्यादा कहाँ होगा, दिमाग में थोड़ा सा भी होगा तो पश्चिम बंगाल में होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये डी हो जाएगा, वो भी पश्चिम बंगाल में। आप लोग जानते होंगे, थोड़ा सा एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है, सबसे पहली इंडस्ट्रीज कहाँ लगी थी, जूट की इंडस्ट्रीज 1859 में, 1859 में लगी थी, वेस्ट बंगाल में लगी थी। वेस्ट बंगाल में कहाँ लगी थी, रिसरा में, रिसरा। तो जानते हैं जूट से रेशा बनाया जाता है, रेशा से ही रिसरा याद कर लेंगे तो याद हो जाएगा आपका। तो ये चीज आपको काम देगा। आगे बढ़ें, उत्तर प्रदेश में लेखपाल सेवा नियमावली कब बनाई गई। तो लेखपाल सेवा ये नहीं है, लेखपाल सेवा की नियमावली यानी कैसे कार्य करेगा, उनका एक प्रॉपर नियम कब बनाया गया, 2006 में। याद रखे रहेंगे इसे। 22 वाला अगर हम लोग यहाँ देखें, तो यहाँ देखिए जो कह रहे हैं, तहसील दिवस का आयोजन समानतः कब किया जाता है। तहसील दिवस का आयोजन समानतः कब किया जाता है। सपा सरकार में 2014 के आसपास दोस्तों यह तय किया गया था कि प्रत्येक महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को ये आम जो ग्राम की जो मूल समस्याएं होती थी उसके निराकरण के लिए यह प्रत्येक महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को यह तहसील दिवस का आयोजन किया जाएगा। आगे देखें, खंड विकास अधिकारी जिसे हम लोग बीडीओ कहते हैं, तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा अंतर होता है। वीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, एक ये वीडीओ होता है, वीडीओ ये विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर है, तो दोनों में अंतर होता है। तो ये वीडीओ किसका प्रमुख कार्यपालक अधिकारी होता है, तो वीडीओ विकास खंड का होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विकास खंड का, नाम में ही लगा है। आगे देखें हम लोग 24 का, तो लेखपाल का उल्लेख किस अधिनियम की धारा 23 में किया गया है। तो किस अधिनियम की धारा 23 में किया गया है, तो ये उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901। आप नाम लेखपाल देखते ही आप समझ जाएंगे उसका भू राजस्व से संबंधित लेखपाल होता है, तो आप उसको समझ जाएंगे हाँ यहीं पर भू राजस्व है और कहीं तो है नहीं भू राजस्व, तो इतना आपके दिमाग में बन जाएगा।
आगे अगर देखें खसरा क्या है, आप लोग देखते होंगे मेरे भाई, खूब खसरा खतौनी का नाम सुनते होंगे। तो खतौनी जो होती है मेरे भाई, खतौनी में आपके जो है जमीन का डाटा होता है, उसका मालिक कौन है, वो जमीन उस मालिक के नाम से कितनी जमीन है, ये आपको खतौनी से पता चलती है। लेकिन दोस्तों भूमि का कानूनी अभिलेख जो होता है वो खसरा होता है, तो याद रखे रहेंगे ये। आगे अगर हम लोग देखें, भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई अनुसंधान पारिस्थितिक तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए भारतीय एआई अनुसंधान संगठन की स्थापना जनवरी 2026 में कहाँ किया गया था। तो ये आप थोड़ा सा दिमाग में रखे रहेंगे, कहाँ एआई अनुसंधान पारिस्थितिक तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए भारतीय एआई अनुसंधान संगठन की स्थापना 2026 में ये कहाँ किया गया। तो कहाँ किया गया मेरे भाई, गुजरात के गांधीनगर में किया गया था। ऑप्शन नंबर ये सी होगा। देखें 27 में जो पूछ रहे हैं कि 1 जनवरी 2026 को 9वां वेतन आयोग, अभी जानते हैं 8वां वेतन आया फिर 9वां आया, तो अभी 9वां वेतन आयोग पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है, सब राज्य नहीं लागू कर पाए हैं। तो 9वां वेतन आयोग गठित करने वाला देश का पहला राज्य कौन है, तो असम है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर आपका ये ए हो जाएगा, असम ही है। आगे देखें हम लोग यहाँ अगर 28 में, तो यहाँ देखें संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट 2025 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर लगभग 4.2 करोड़ कौन सा बन गया है। तो दोस्तों सब विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर पूछ रहा है, तो ये जाकार्ता है इंडोनेशिया का। अभी दोस्तों इसके पहले जापान का एक शहर था दोस्तों, वो था, लेकिन उसको पछाड़कर ये जाकार्ता हो गया है। ये जाकार्ता कहाँ है, ये इंडोनेशिया में है। अगर कुछ लोग दिल्ली मार देंगे मेरे भाई, दिल्ली सबसे प्रदूषित राजधानी अगर पूछे तो दिल्ली विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी तो दिल्ली हो जाएगा। लेकिन विश्व में सबसे कोई एक ऐसा शहर जो सबसे अधिक जनसंख्या उस शहर में रहती हो, तो जाकार्ता हो जाएगा। आगे अगर देखें यहाँ 29 वाले, विश्व के पहले वायरलेस रेल काफिला का सफल परीक्षण दिसंबर 2025 में किस देश ने किया, चाइना ने किया है। ऐसा काम चाइना ही करने की संभावना है, तो हमें लगेगा आप तुक्का भी मारेंगे तो भी ये लग जाएगा। उत्तर प्रदेश की पहली स्पेस लैब कहाँ स्थापित की गई, तो कुशीनगर में। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, पढ़ा होगा करेंट्स में आपने, पिछले साल ही चर्चा में था। देखें शरीर में लौह यानी आयरन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, शरीर में अगर आयरन की कमी होती है तो उससे कौन सा रोग हो जाता है, ये आपसे यहाँ पर पूछना चाह रहे हैं। तो उसे मेरे भाई स्वाभाविक सी बात है, रक्तहीनता की कमी हो जाती है, यहाँ पर कोई डाउट नहीं। आगे देखें जेनेटिक इंजीनियरिंग में किसका उपयोग वाहक यानी वेक्टर के रूप में होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, किसका उपयोग वाहक यानी वेक्टर के रूप में होता है, तो प्लाज्मिड का उपयोग होता है। आगे अगर देखा जाए तो कौन सा अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर है यहाँ पर, तो आप लोग जानते हैं एल्युमिनियम तो एक तरह के धातु है। सेमीकंडक्टर का मतलब ना तो पूरी तरीके से धातु है ना अधातु है। आपकी जो चिप बनती है ना मोबाइल की, लैपटॉप की, तो सब जो है सेमीकंडक्टर होती है। सेमीकंडक्टर की गुण क्या होता है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है ना, तो सेमीकंडक्टर की चालकता भी बढ़ने लगती है। इसलिए आप देखते हैं जो डीजे उजे की मशीन होती हैं, तो उसमें जो सेमीकंडक्टर के चिप लगे होते हैं, जैसे जैसे गर्म होती है वैसे वैसे तेज बजने लगती हैं, यानी अच्छा कंडक्टिव काम करने लगती है। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये ऑप्शन नंबर ए जर्मेनियम सिलिकॉन ये सब। आगे देखें पाइर हीलियोमीटर का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है, तो पाइर हीलियोमीटर का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है, तो मेरे भाई किसको मापने के लिए किया जाएगा, सौर विकिरण सोलर रेडिएशन को मापने के लिए किया जाएगा, और किसको किया जाएगा। आगे देखें अगर हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है, तो आप लोग जानते हैं क्राइम के क्षेत्र में बड़ा ज़्यादा किया जाता है इसका। जैसे कहीं रेप वोप का मामला हो गया और कोई मामला होता है, तो वहाँ पर ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के माध्यम से जांच किया जाता है कि भाई असली कौन है। जैसे अगर कोई आदमी ज़्यादातर आजकल देखते हैं ना, कोई अब तो कम हो गया, नहीं पहले का लोग अपनी पत्नी पे आरोप लगा देते थे कि ये बच्चा हमारा नहीं है, तो मामला बढ़ जाता था। आज अगर कोई आरोप लगाए तो वहाँ पर डीएनए टेस्ट हो जाता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट हो जाता है, तो उससे वो पता चल जाती है। आगे देखें अगर हम लोग यहाँ 36 में, तो 36 में आपसे पूछा जा रहा है
किसकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक होगी? औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे ज्यादा कहां होगी? तो मेरे भाई उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में होगी। यही होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। तो आगे बढ़े हम लोग, देखते हैं। जो सिंपल चीजें होती हैं उसे आप लोग समझते हैं, सिर्फ आप लोग को थोड़ा सा पकड़ना है। आप लोग पढ़े होंगे तो थोड़ा सा भूल गया होगा कौन सा सुमेलित नहीं है। तो मन्नार की खाड़ी में क्या है दोस्तों, यहाँ पर कह रहे हैं कौन सा सही नहीं है, यानी जो गलत है उसे पकड़ना है। तो मन्नार की खाड़ी सागरी राष्ट्रीय उद्यान, यस ये तो सही है। पश्चिमी घाट जैव विविधता हॉट स्पॉट है, ये भी सही है। सुंदरवन दोस्तों मैंग्रोव से संबंधित है, मरुस्थली से नहीं। मैंग्रोव जो लवड़ी जल में उगते हैं पौधे, मैंग्रोव, ये यूपी पेट में भी ये सवाल आया था। अगर थोड़ा सा दिमाग होगा, लगाए होंगे तो देखेंगे, तीसरे या चौथे शिफ्ट में आया था। तो यही गलत है, तो यही हमें मिल गया, गलती यही है। ब्राजील गैसोलीन में इथेनॉल का मिश्रण अनिवार्य है। आगे देखें अगर हम लोग 38 वाले में, तो कह रहे हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह की प्रकृति कैसी होती है? तो मेरे भाई पारिस्थितिकी तंत्र में आप लोग जानते हो कि जैसे यहाँ पौधों को बकरी खा गई, तो पौधे से जो ऊर्जा था बकरी में चला गया। अब बकरी से ऊर्जा फिर वो पौधों में नहीं आ पाएगी। फिर मान लीजिए बकरी को शेर खा गया, तो फिर जो शेर में ऊर्जा चली गई फिर वो बकरी में नहीं आएगा। तो इसका मतलब एक दिशीय होती है, वन डायरेक्शनल होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऊर्जा का प्रवाह हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है। आगे देखें, यहाँ धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में है? तो धूपगढ़ चोटी किस राष्ट्रीय उद्यान में है? तो आपको पता होगा, धूप किसको चाहिए? बूढ़ा को चाहिए, जो बूढ़ी हो गई है। तो सतपुड़ा, बूढ़ा टाइप का नाम आ रहा है ना, तो इसे याद कर लेंगे। तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। आगे देख लिया जाए 40 में, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, एक सेकंड, तो थोड़ा सा सेट करने दीजिए, अब सही है। तो कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा हमारा सही नहीं है? तो देखें, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में ही है, आप लोग जानते हैं। लखीमपुर खीरी, तो यही है, वो यूपी में है। कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भी उत्तर प्रदेश में है, कोई डाउट नहीं। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में है, आप लोग पढ़े होंगे। जब ये तीनों सही हो गए तो गलती यही होगी। क्यों? क्योंकि कैमूर राष्ट्रीय उद्यान आप लोग देखोगे ये विंध्याचल के आसपास है, यूपी में, ये बिहार में नहीं है, इसलिए यह गलत हो गया। आप यहां देखिए 40 में, 41 में, हरिकेन, हरिकेन की क्षति को मापने के लिए किस मापक का प्रयोग किया जाता है? तो हरिकेन आप लोग जानते हैं एक तरह का चक्रवात, इसका क्षति इसने कितना नुकसान पहुंचाया, इसका आकलन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो साफिर सिम्पसन मापक का प्रयोग किया जाता है। तो साफिर सिम्पसन मापक का प्रयोग किया जाता है। और आप लोग तो जानते ही है, मार्केली तो भूकंप, और रिक्टर पैमाना भी भूकंप के लिए प्रयोग किया जाता है। और आप लोग को दिमाग में ये बन रहा होगा कि ये फ्यूजिटा किसके उपयोग में आता है? तो ये फ्यूजिटा दोस्तों बवंडर, जिसे हम लोग जो है टॉर्नेडो इंग्लिश में बोलते हैं, ये बवंडर, इसके प्रयोग में ये होता है, इसके मापने के लिए। आगे चले हम लोग 42 वाला देखें, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखते हैं कौन सा नहीं है। इकोसिस्टम की खोज दोस्तों जानते हैं, इकोसिस्टम के जनक कौन है? ये टांसले हैं। इकोलॉजी अर्नेस्ट हैकेल, कोई डाउट नहीं, सही है, लेकिन अभी हमें गलती नहीं मिला। बायोस्फीयर के जनक दोस्तों एडवर्ड सुएस, ये भी सही है। जैव विविधता के जनक दोस्तों ये चार्ल्स डार्विन नहीं है, यहां पर आपको उल्टा दे दिया। चार्ल्स डार्विन तो विकासवाद के दोस्तों जनक है ना, विकासवाद के सिद्धांत से संबंधित है ना, विकासवाद के सिद्धांत से संबंधित है। तो ये आखिर जैव विविधता के असली जनक कौन है, ये आपको बताना है। तो वाल्टर रोसेन, वाल्टर रोसेन करके इनका नाम है, वाल्टर रोसेन। ऑप्शन नंबर आपका ये डी गलत है, क्योंकि गलत पूछा है। आगे देखें 43 में, कौन सा अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण है? अम्ल वर्षा के प्रमुख कारण कौन होते हैं दोस्तों? कौन होते हैं? आपको पता होगा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं और सल्फर डाइऑक्साइड होते हैं। ये सब जब वर्षा का जल इसमें मिलता है, आसमान में मान लीजिए नाइट्रोजन ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, जब इनके साथ जल वर्षा का पानी मिलता है ना, तो फिर ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड क्या बना लेंगे? HNO3 बना लेंगे, नाइट्रिक एसिड।
और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जल मिलता है तो ये क्या बना लेंगे हैं, ये सल्फर डाइऑक्साइड के साथ मिलेगा तो सल्फ्यूरिक एसिड बना लेंगे। तो याद है आपको, तो इसमें कौन है, सिर्फ सल्फर डाइऑक्साइड दिया है। ऑप्शन नंबर सी। भारत में लगभग कितने प्रतिशत भूभाग मध्यम से अति उच्च भूकंप वाले क्षेत्र में आता है। यानी ये आपसे जानना चाह रहे हैं कि ऐसा कितना प्रतिशत भूभाग है जहां पर हल्का से लेकर हाई लेवल तक भूकंप आते हैं। तो वो कुल 59% यानी लगभग 60% पर ऐसा क्षेत्र है भारत में। आप लोग देखेंगे हिमालय से सटा हुआ आसपास जितने देश हैं आप देखोगे उस पट्टी में पूरा, फिर पश्चिमी घाट में भी और नॉर्थ ईस्ट में भी, तो मिलाकर सब 60% हो जाते हैं। तो आगे देखिए, अगर हम लोग राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत खोज एवं बचाव कार्य के लिए गठित बल क्या है, उस फोर्स का नाम पूछ रहा है जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम यानी नडमा जिसे हम लोग कहते हैं, नडमा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 बनाया गया, उसके लिए खोज और बचाव का कार्य के लिए जो बल गठित किया गया उसे हम लोग क्या कहते हैं, एनडीआरएफ बोलते हैं। एनडीआरएफ बोले तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखिए 46 में, तो अर्धशासकीय पत्र का संबोधन। अर्धशासकीय पत्र क्या होता है मेरे भाई, कोई एक अधिकारी अपने निचले अधिकारी को कोई इंफॉर्मेशन देने के लिए या पूछने के लिए जब पत्र लिखता है तो अर्ध सरकारी पत्र हो जाता है। तो ये संबोधन सामान्यतः किस प्रकार से किया जाता है, तो उसमें महोदय वगैरह का प्रयोग नहीं किया जाता है। आप जैसे आप अधिकारी बन जाएंगे, किसी को इंफॉर्मेशन देना होगा तो क्या करेंगे, उसे प्रिय ये सब करके बात करेंगे, महोदय, अनुनय, विनय, निवेदन, ऐसे बात नहीं करेंगे, सामान्य भाषा में ऐसे करेंगे। तो क्लियर है ये। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो कौन सा वाक्य अशुद्ध यानी गलत है। वह दंड का पात्र है, बिल्कुल ये तो अपनी जगह पे सही है। 4 विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े गए, ये भी सही है। मैंने यह पुस्तक पढ़ी, ये भी सही है। तो स्वाभाविक सी बात है ये सही है, तो गलत यही होगा। क्यों गलत है, वह दंड देने के योग्य है। तो मेरे भाई दंड में अपने आप देना है, तो ये देना यहाँ नहीं होना चाहिए था, दंड के योग्य है, तब पर भी ये सही हो जाता। तो 47 का आपका ये डी हो जाएगा। आगे अगर देखें तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अन्वय का संधि विच्छेद क्या है। तो बीच में व आ रहा है, बीच में व आए यानी ज्वाइंटिंग पर अगर व आता है या यह आता है तो वो स्वाभाविक सी बात है वो यण संधि होता है दोस्तों, यण संधि। तो यण संधि में क्या है, अनु यानी उ आ गया, उ और अ, तो उ प्लस अ आ रहा है तो इसका मतलब ये व बनेगा, व बन जाएगा, क्योंकि आ अगर आता तो वह बन जाता, आ रहा है तो इसका मतलब ये वह बनेगा। तो वह कहाँ है, यही है, ऑप्शन नंबर ए 48 का आपका ये ए हो जाएगा। आगे अगर हम लोग देखें 49 का, तो 49 में आपसे करपट का तद्भव पूछ रहा है। यानी करपट शब्द जो है ये तत्सम है, तत्सम तद्भव आप लोग पढ़े होंगे। तत्सम वे शब्द है जो संस्कृत से सीधे हिंदी में आ गए, और तद्भव क्या होते हैं, संस्कृत से हिंदी में आए लेकिन बीच में मॉडिफाइड होकर तब वो हिंदी में आए। तो ये करपट है यानी तत्सम है, इसका तद्भव पूछ रहे हैं तो कपड़ा होता है। कहाँ है कपड़ा, यहाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कपड़ा। क्लियर है। आगे चले हम लोग देखें मृगेंद्र। मृगेंद्र का मतलब सिंह होता है, शेर होता है, इसका पर्यायवाची क्या है। तो शार्दुल मृगेंद्र का अगर आप लोग देखोगे पर्यायवाची शार्दुल, सिंह और ऐसे करके आता है, और लेकिन हिरण तो होगा नहीं, कुरंग तो होगा नहीं, अही तो सांप का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से कौन महाप्राण व्यंजन है। तो एक दोस्तों अल्प प्राण होता है, एक महाप्राण। महाप्राण में दोस्तों क्या होता है कि जो स्पर्श व्यंजन होते हैं 25, उसका जो दूसरा और चौथा जो होता है वो महाप्राण होता है। जैसे आप लोग देखोगे ना, ऐसे उदाहरण बता दूं, क ख ग घ अंग, तो ये 5 है। तो इसमें ऐसे फिर आप देखोगे अंग, फिर च छ ज झ इ, ऐसे करके देखोगे ना, तो जो दूसरा और चौथा व्यंजन होता है ये महाप्राण होता है। इनमें इनको बोलने के लिए हमें ज्यादा वायु अंदर से निकालना पड़ता है। जैसे क बोलोगे तो नहीं, ज्यादा हवा अंदर से नहीं निकलेगी। ख बोलोगे तो अंदर से हवा एक प्रेशर बना के निकलती है। इसी तरह से ग में नहीं, घ, यानी दूसरा और चौथा जो व्यंजन होता है वो महाप्राण से संबंधित है। तो यहाँ ये ख हो जाएगा। आगे अगर देखें हम लोग, किस स्थिति में अल्प विराम
अल्प विराम का मतलब थोड़ा सा रुकना होता है, ये कामा से थोड़ा ज्यादा समय लेता है, तो इसका प्रयोग कहाँ होता है? तो दो या दो से अधिक समान पदों या वाक्यांशों को अलग करना होता है। जैसे मैं रास्ते में जा रहा था तो अचानक ये आ गया, तो इस तरह से जैसे जहां दो हल्का सा उसमें विराम देना होता है तो वहां ये प्रयोग होता है। आगे यहां देखें हम लोग, निम्नलिखित में से किस वाक्य में व्यक्तिगत संज्ञा का प्रयोग होता है? व्यक्तिगत संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक के अर्थ में हुआ है, लेकिन इसका कहने का मतलब है कि वह वाक्य तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग हुआ है उस वाक्य में, लेकिन वो व्यक्तिवाचक के प्रयोग में हुआ है, लेकिन वो जातिवाचक के अर्थ में हो गया। फिर से आपको बता दें, कंफ्यूज हो गए होंगे रिपीटेशन से। तो कह रहे हैं ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग हुआ और वह जातिवाचक के अर्थ में हो रहा है? तो मेरे भाई यही व्यक्तिवाचक का मतलब वो व्यक्ति दोनों के लिए हो जाता है, तो यहाँ पर यही हो जाएगा हमारे। ये जो हमारा शब्द है ना, ये यहाँ तो है ये व्यक्तिवाचक के रूप में, लेकिन यह है जो है जातिवाचक अर्थ में हो गया। ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा 53 में। आगे देख लें, अगर हम लोग ओखली में सिर दिया, ओखली में सिर दिया तो मूसरों से क्या डरना, तो यही बात है यहाँ। इसका मतलब काम आरंभ करने के बाद कठिनाइयों का सामना करने के लिए डरे नहीं। आगे देख लें अगर हम लोग, कौन सा हमारा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, जरा देखें कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर अशुद्ध दिया है, इधर अशुद्ध है, इधर शुद्ध है, तो सम्मान का शुद्ध रूप सम्मान है, बिल्कुल सही है। साम्राज्य का शुद्ध रूप साम्राज्य है, ये भी सही है। स्वस्थ लिखा है, स्वास्थ्य लिखा है, लेकिन इसका सही रूप यहाँ स्वास्थ्य है, तो ये भी सही है। स्वाभाविक सी बात है, जब ये तीन सही है तो गलत यही होगा। शुद्धिकरण यहाँ जो लिखा है दोस्तों, इसका ये यहाँ पर जो लिख दिया है ये वाला शुद्धिकरण, ये यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर ये गड़बड़ी हो गई है। तो गड़बड़ी यहाँ पर ये सॉरी 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 सॉरी, ये भी शुद्धिकरण भी तो सही है यार, इसमें भी तो कोई डाउट नहीं लग रहा है हमें। ये शुद्धिकरण, क्योंकि ये वाला शुद्धिकरण लिखा है ये तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसका मतलब कोई भी ई वाला हो जाएगा हमारा, ये डी वाला नहीं ई वाला हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं, सब शुद्ध हैं, कोई भी अशुद्ध नहीं है। तो देखिए यहाँ ये कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न आने लगे हैं। एआरपी का फुल फॉर्म यहाँ पूछ रहा है, एआरपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, इसका आईपी एड्रेस में प्रयोग होता है दोस्तों ये, तो एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखें 57 में यहाँ पर जो दिया है आपको, कंप्यूटर की पीढ़ी की संबंधित यहाँ पर दे दिया है, तो कोई दम नहीं है इसमें। पहली पीढ़ी दिया है, सूचना प्रौद्योगिकी दिया है। तो पहली पीढ़ी में आप लोग जानते हैं मेरे भाई वैक्यूम ट्यूब प्रयोग हुआ था, दूसरी में ट्रांजिस्टर, तीसरी में आईसी, चौथी में माइक्रो प्रोसेसर। तो सब सीधे सीधे मिले हैं, कोई डाउट नहीं है। आगे अगर देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर नोजल के माध्यम से स्याही की बूंदे कागज पर छिड़कता है? आप लोग जानते हैं प्रिंटर दो तरह के होते हैं, एक इम्पैक्ट प्रिंटर और एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, यानी जो मतलब टच नहीं करता है। तो इम्पैक्ट में आप देखोगे दोस्तों, जो बैंक का ज़्यादातर रेलवे टिकट आपको जो मिलता है वहाँ पर उसकी जो प्रिंटिंग होती है वो इम्पैक्ट के माध्यम से होती है, एक तरह की कैरेक्टर प्रिंटिंग होती है। और जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होती है वो लेज़र प्रिंटिंग हो गई और इंकजेट प्रिंटर हो गया, ये सब। तो जो लेज़र प्रिंटर में तो टोनर का उपयोग होता है, टोनर का प्रयोग टोनर के माध्यम से होता है, लेकिन इंकजेट प्रिंटर में दोस्तों यह न्यायी के माध्यम, नाम से ही लग रहा है इंकजेट, जेट की तरह दोस्तों छिड़काव का, जैसे जेट चलता है तो पीछे धुआं छोड़ता है ना, तो ऐसे ये इंकजेट में क्या होता है, नोजल प्रिंटर में, तो इसमें नोजल के माध्यम से स्याही कागज पर छिड़कती है इंकजेट प्रिंटर में, तो याद रहेगा आपको। आगे देखिए, कंप्यूटर बस का मुख्य कार्य क्या होता है? तो कंप्यूटर बस का मुख्य कार्य क्या होता है, इसके बारे में आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये एक सॉफ्टवेयर है, डेटा का स्थायी रूप से संग्रहित करता है, क्या करता है यहाँ पर, तो ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो मेरे भाई कि इसका काम क्या होता है कंप्यूटर बस का, विभिन्न जो कंप्यूटर के कंपोनेंट होते हैं उनके बीच डेटा, पता और नियंत्रण संकेतों का आदान प्रदान करना होता है, यही काम है बस का, कंप्यूटर बस। 60 वाले का अगर हम लोग देखें यहाँ, तो डिकम्प्रेशन यूटिलिटी,
तो कंप्रेशन नहीं, डीकंप्रेशन, यानी कंप्रेशन का उल्टा डीकंप्रेशन है। डीकंप्रेशन यूटिलिटी का मुख्य उद्देश्य क्या है यहाँ पर, तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि फैलाना, यानी कंप्रेशन का मतलब मतलब सिकोड़ना, और डीकंप्रेशन का मतलब फिर से फैला देना, यानी फाइल वगैरह जो होती हैं, संपीड़ित फाइल यानी कंप्रेस्ड फाइल की सामग्री को पुनः उसके मूल में बहाल कर देना, यानी फैला देना। समझ गए होंगे आप यहाँ पर। आगे देखिए कंपाइलर का मुख्य कार्य क्या होता है, तो स्वाभाविक सी बात है, यहाँ आप समझ गए होंगे कंपाइलर का मतलब यहाँ ये क्या पूछना चाहते हैं। तो कंपाइलर का मतलब क्या होता है कि जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है, जिसे हम लोग HLL बोलते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन भाषा में अनुवाद करने का काम करता है ये कंपाइलर। आगे देखें, MS एक्सेल में सूत्र राउंड 5.678 और ये (2) का परिणाम यहाँ पर क्या होगा, तो इसका परिणाम क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर ये 5.68 होगा। इसको आप एक बार देख लीजिएगा, पढ़े होंगे आप इसके बारे में। यहाँ पर देखिए 63 वाले में जो दिया है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टेक्स्ट के सभी गैर मुद्रण योग्य यानी नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर हटाने के लिए कौन सा फंक्शन का प्रयोग किया जाता है, ये इसमें आपसे पूछ रहे हैं। तो किस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है, तो क्लीन का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा बी वाला आपका, कोई डाउट नहीं। देखिए MS वर्ड में चयनित टेक्स्ट, यानी MS वर्ड में जो आपने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया है, उसके फॉन्ट के आकार प्रत्येक बार 1 पॉइंट बढ़ाने के लिए कौन सी शॉर्ट की का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें कंट्रोल और ये एक तरह का ये जो ब्रैकेट है इसका प्रयोग किया जाता है, इस ये वाले का, यानी जो बाएं की तरफ खुला हुआ ब्रैकेट है। आगे अगर हम लोग देखें तो चयनित टेक्स्ट यानी सेलेक्टेड टेक्स्ट को तुरंत अपर केस में बदलने के लिए किस शॉर्ट की का प्रयोग, आप एक बार जितने भी शॉर्ट कीज वगैरह हैं एक बार पढ़ लेंगे तो बड़ा काम देगा आपको। तो यहाँ पर शिफ्ट F3 का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा। देखें यहाँ पर, अब हम लोग देखें यहाँ ईमेल, यहाँ पर ये बड़ा अच्छा सवाल है, कई बार पूछा गया है, CCC में तो कई बार पूछा गया है। ईमेल में प्राथमिक प्राप्तकर्ता को बिना बताए कि यह अन्य व्यक्तियों को कॉपी भेजने के लिए किस सुविधा का प्रयोग किया गया है। जैसे आप ईमेल आता है ना, एक होता है दोस्तों, एक सीसी करके आता है, तो ये कॉपी करके होता है। इसमें आपको पता, जैसे आपके पास कोई ईमेल आया तो आपको पता हो जाएगा कि यह ईमेल कितने लोगों के पास भेजा गया है, ये आपको यहाँ पर पता हो जाता है। लेकिन दोस्तों एक वहीं पर एक दूसरा करके ईमेल होता है जिसे हम लोग BCC कहते हैं, ब्लॉक कार्बन कॉपी। इसका मतलब होता है कार्बन कॉपी, और एक दूसरा का मतलब होता है ये ब्लॉक कार्बन कॉपी, यानी इसमें आपको पता नहीं चलेगा कि जो हमारे पास ईमेल आया हो कितने लोगों को भेजा गया है। तो यही बात इसमें पूछ रहे हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये बी हो जाएगा, ब्लॉक या ब्लाइंड कार्बन कॉपी BCC। आगे देखें, इंटरनेट पर स्वायत्त प्रणालियों के बीच रूटिंग के लिए कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर कौन सा प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है, तो EGP यानी एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। आगे देखें, यहाँ कंप्यूटर में थोड़ा सा दोस्तों मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि 15 सवाल आते हैं, और जब MS वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वगैरह से प्रश्न आ जाता है तो हालत खराब हो जाता है। तो किस उपयोगकर्ता को भेजा गया ईमेल सामान्यतः एक फोल्डर में प्राप्त होता है, तो आपके पास कोई ईमेल आता है तो किस फोल्डर में प्राप्त होता है, तो इनबॉक्स में होता है। ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। पहले आप कीपैड वाली मोबाइल देखे होंगे ना, तो मैसेज आता था तो उसमें भी इनबॉक्स लिखा रहता था। आगे अगर देखा जाए, अगर वर्ल्ड वाइड वेब यानी ये WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है, तो टिम बर्नर ली। ऑप्शन नंबर ये आपका ए हो जाएगा, 69 का ए हो जाएगा। समझ गए होंगे आप, अच्छे से समझ गए होंगे। ये कब किया था, 89 में किया था। इसका डेट भी एक दो बार पूछा गया है। तो 1989 में टिम बर्नर ली ने वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था। देखें यहाँ पर, वितरित कंप्यूटिंग वातावरण में बड़े डेटा सेट को संग्रहित करने और संसाधित करने के लिए कौन सा ओपन सोर्स फ्रेमवर्क के व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है, तो यही अपाचे हैडूप का प्रयोग किया जाता है। आगे देख लिया जाए, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो आगे आया हमारा यूपी स्पेशल से संबंधित प्रश्न आ गया, थोड़ा सा गौर होकर देखेंगे। आगरा
गंगा नदी, यानी कौन सा हमारा ये सही है? तो मेरे भाई आगरा जो है गंगा नदी के तट पर थोड़ी न है, यहाँ एक तरफ आपको स्थान दिया है, दूसरी तरफ वो किस नदी पर है ये दिया है। तो आगरा तो मेरे भाई यह यमुना नदी के तट पर है ना, यमुना नदी के तट पर है, तो ये गंगा थोड़ी न हो जाएगा। तो यहाँ पर सही पूछा है, तो ये तो सही नहीं हुआ। लखनऊ गोमती नदी के तट पर है, लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर, तो यस ये बिल्कुल सही है, हमें क्लियर है, 100% है, तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो आप लोग जानते हैं ये अयोध्या जो है ये कहाँ पर है? यह यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है अयोध्या। तो नहीं मेरे भाई, ये भी यहाँ पर गलत है। आप लोग थोड़ा सा एक बार अगर कहीं भी अगर थोड़ा सा अगर पढ़े होगे तो आपके दिमाग में निकल जाएगा कि अयोध्या जो है वो सरयू नदी पर, कहाँ? ये सरयू नदी, जिसे हम लोग घाघरा नदी भी कहते हैं, उसके तट पर है, और जौनपुर तो गोमती नदी पर है, तो ये भी नहीं है। तो इसलिए केवल बी सही हुआ आपका। सुल्तानपुर जनपद में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो करें चलिए विचार। सुल्तानपुर से जो होंगे तो बड़े अच्छे से सॉल्व करेंगे इसको, उनके अपने जिले के बारे में अच्छे से जानते होंगे। तो देखें, सुल्तानपुर में इसका प्राचीन नाम कुशभवनपुर था, तो यह सुल्तानपुर का प्राचीन नाम जो है वो कुशभवनपुर था, कोई डाउट नहीं, ये सही है। कह रहे हैं यह दक्षिण में अयोध्या और अंबेडकर नगर से गिरा है। नहीं मेरे भाई, दक्षिण में कहाँ, उत्तर और नॉर्थ ईस्ट बोले होते तो समझ में आता भी, तो ये गलत हो जाएगा। और सुंदरलाल मेमोरियल हॉल सुल्तानपुर में स्थित है, जी बिल्कुल, तो 1 और 3 आपका सही हो जाएगा। आगे अगर देखें 73 में कौन सा जोड़ा हमारा सही सुमेलित है? तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य चंदौली में है, नाम सही, च से चंद्रप्रभा और च से चंदौली, ये तो सही है, हमसे सही पूछा जा रहा है, तो सही हमें मिल गया, आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें क्लियर हो गया। अब बात आती है मेरे भाई कि आखिर किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो मैंने बताया था के से किशन, के से खीरी, तो ये लखीमपुर खीरी में। कतरनिया वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ है? ये बहराइच में। हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य चित्रकूट में नहीं है, यह मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर इत्यादि वाले क्षेत्रों में है, ये भी गलत है, तो केवल ए वाला आपका सही है। आगे अगर देखा जाए मथुरा डिस्ट्रिक्ट में, मथुरा जनपद के गोवर्धन में स्थित प्रसिद्ध झील का क्या नाम है? तो प्रसिद्ध झील का क्या नाम है दोस्तों? गंगा के नाम पर है, मानसी गंगा। ऑप्शन नंबर ये आपका बी हो जाएगा, 74 का ये कौन हो जाएगा? 74 का बी, मानसी गंगा, गोवर्धन में है, मथुरा में। आगे देखें, भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? यूपी है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखें, 76 निम्नलिखित परियोजना में उत्तर प्रदेश से बाहर स्थित है, यानी आपको 4 परियोजनाओं का नाम दिया है, कौन परियोजना उत्तर प्रदेश में नहीं है यो बताना है। तो आपके दिमाग में बड़ी चीजें बन रही होंगी भाई, ये टिहरी तो जानते हैं, सॉरी ये रिहंद तो जानते हैं सोनभद्र में है, ये खोदरी और छिबरो क्या दे दिया है ये समझ नहीं आ रहा है। तो आपको बता दें कि ये खोदरी और छिबरो भी यूपी में ही है, और रिहंद तो है ही। आपके दिमाग में ये हमेशा बना रहेगा, हमेशा पढ़े होंगे, हमेशा याद रहना चाहिए, टिहरी जो है ये उत्तराखंड में है दोस्तों, टिहरी बांध, ये आप लोग को पता होगा। तो ऑप्शन नंबर डी, यही यूपी में नहीं है, ये उत्तराखंड में है। बुंदेलखंड क्षेत्र की सिंचाई करने के लिए किन 2 नदियों को जोड़ा गया? 2024-25 से 23 से बहुत ज्यादा चर्चा में रहा, केन बेतवा को जोड़ना। तो केन और बेतवा नदी को जोड़ा जाएगा, और जो उसमें सरप्लस जल होगा वहां से दोस्तों बुंदेलखंड का जो एक तरह का पथरीला एरिया है जो हमेशा सूखे से ग्रसित रहता है, वहां पर सिंचाई करने के लिए। तो अक्सर नदियों को कब जोड़ा जाता है कि एक नदी में अक्सर अधिक पानी है, दूसरे में पानी की कमी है, तो उसका सरप्लस जल उसमें डाल दिया जाता है, जिससे वहां के वो अपने क्षेत्र को भी सिंचित कर सके, तो ये होगा। आगे देखिए 78 में हम लोग उत्तर प्रदेश पर्यटन के बौद्ध सर्किट में कौन सा स्थल सम्मिलित होगा? तो बौद्ध सर्किट के बारे में आप लोग दोस्तों थोड़ा सा पढ़े होंगे ही ना। तो बौद्ध सर्किट में जैसे कपिल वस्तु यानी बौद्ध से जुड़े हुए स्थलों से संबंधित है, कपिल वस्तु, श्रावस्ती, कौशाम्बी, सारनाथ, ये सब। तो यहाँ पर सारनाथ देखते ही आपको कहीं जाना ही नहीं, मेरे भाई सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, बड़ा बुद्ध से बहुत खास तरह का है, विशेष जुड़ाव है सारनाथ। आगे अगर हम लोग देखें तो 79 में प्रदेश में चीनी मिट्टी जिसे हम लोग पर्सिलेन कहते हैं, पोर्सिलेन भी कहते हैं, उसका उद्योग कौन सा जिला है? तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों जो बुलंदशहर है,
तो बुलंदशहर आप लोग जानते हैं एनसीआर में भी आता है ये। तो यहाँ पर चीनी मिट्टी का उद्योग काफ़ी है, यानी चीनी मिट्टी के काफ़ी बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं। तो 80 वाले में देखिए, उत्तर प्रदेश में प्रथम पेपर मिल की स्थापना 1879 में की गई। कहाँ की गई? लखनऊ में की गई। तो याद रखे रहेगा, लखनऊ में की गई थी। यूपी में पेपर मिल की स्थापना, पहली स्थापना। तो यहाँ देखिए एक अच्छा प्रश्न है, थोड़ा कंसेप्चुअल है। उत्तर प्रदेश में दक्षिण पूर्व भाग में एक नगर जहां आदित्य बिरला समूह हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, आदित्य बिरला समूह की हिंडाल्को इंडस्ट्रीज स्थापित है, जिसे राज्य के एल्युमिनियम उत्पादन में प्रमुख औद्योगिक केंद्र माना जाता है। तो सोनभद्र के रेणुकूट में हिंडाल्को, तो हिंडाल्को, तो इसमें एल आ रहा है ना, तो यही एल का मतलब है एल्युमिनियम उत्पादन का। तो यह किसकी कंपनी है? आदित्य बिरला समूह की। तो रेणुकूट यानी ये सोनभद्र में, जो ऊर्जा की राजधानी कहा जाता है यूपी का। आगे अगर देखें, गंगा नदी के तट पर स्थित उत्तर प्रदेश का पहला कौन सा जिला है जहां राज्य का एकमात्र परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित है? नरौरा, भूल गए आप, बुलंदशहर का, जिसकी स्थापित क्षमता 440 मेगावाट है। ऑप्शन नंबर बी, बुलंदशहर के नरौरा में। आप लोग खूब पढ़े होंगे इसके बारे में। आगे देखा जाए, उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग यूपी एसएच 18 किस प्रमुख मार्ग से संबंधित है? तो यूपी एसएच 18 किस प्रमुख राजमार्ग से संबंधित है? तो मेरे भाई ये मेरठ और बदायूं से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ये आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। चले हम लोग आगे देखते हैं। थोड़ा ध्यान से देखिए, बहुत बार एग्जाम पूछा गया है और पता नहीं कितना बार पूछा जाएगा। 1935 में किस समिति की सिफारिश के अंतर्गत पूरा सचिवालय इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया? यानी इनका कहने का मतलब है पूर्ण तरीके से राजधानी को इलाहाबाद से हटाकर लखनऊ स्थापित कर दिया गया। तो आपको समझना चाहिए कि जब वर्तमान उत्तर प्रदेश की स्थापना हुआ था 1836 में, तो 1836 से लेकर और स्वतंत्रता संग्राम 1858 तक ये राजधानी कौन था? आगरा था। यहाँ पर आप बता दें, इसकी राजधानी आगरा थी। फिर दोस्तों क्या हुआ कि 1858 में कुछ प्रशासनिक कारणों से 1858 में ही, यानी 36 से 58 तक तो आगरा था, 58 में दोस्तों इलाहाबाद कर दिया गया। 58 में इलाहाबाद कर दिया गया। फिर क्या किया गया दोस्तों? फिर 1921 में आंशिक रूप से इसकी राजधानी लखनऊ बनाई गई, आंशिक रूप से यानी पार्शियली। फिर 1935 में कंप्लीटली यानी पूर्ण रूप से इसकी राजधानी लखनऊ बना दिया गया। तो यही ये पूछ रहे हैं। तो ये जो बनाया गया था पूर्ण रूप से, ये किस समिति की सिफारिश पर? तो पन्ना लाल मैक्लियोड की समिति की सिफारिश पर। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखें, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने उत्तर प्रदेश के जौनपुर में अटाला मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो अटाला का मस्जिद का निर्माण कौन करवाया था दोस्तों? तो वो करवाया था, उसका ई से नाम कुछ था, तो आपको पता हो जाएगा, इब्राहिम शाह सरकी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखें, शेर ए बलिया के नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, अभी मैंने बताया था जब सतीश सावंत का बता रहा था शुरुआत में, तभी बताया था। शेर ए बलिया के नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी कौन थे, जिन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बलिया में एक समानांतर सरकार बनाई थी? तो चित्तू पांडे। आगे देखें, 87 में लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर किस स्थापत्य शैली का प्रमुख, यानी लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन किस स्थापत्य शैली का प्रमुख उदाहरण है? तो इंडो सार्वजनिक शैली का इस उदाहरण है। ऑप्शन नंबर आपका ये 87 का सी हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। चले देखते हैं हमारा ये अगला प्रश्न क्या होगा। यहाँ पर देखें, अगला जो हमारा है ये 88 में जो पूछा जा रहा है, चरकुला नृत्य, जिसमें महिला नर्तकी सिर पर जलते हुए दीपक का स्तंभ बैलेंस करती हैं, उत्तर प्रदेश के किस सांस्कृतिक क्षेत्र से संबंधित है? तो मेरे भाई आप लोग जानते हैं चरकुला में क्या होता है, जलते हुए कई सारे दीपक को महिलाएं अपने सर पर बैलेंस बनाकर डांस करती हैं। तो ये कहाँ का है? ब्रज क्षेत्र का है। तो कुछ न समझ में आए तो ट्रिक याद कर लीजिएगा। हम लोग सुबह ब्रश करके कूला करते हैं, तो यहाँ पर चरकुला ब्रज से ब्रश समझ लीजिएगा, तो आपके दिमाग में बना रहेगा। आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश के एक जिला एक उत्पाद, वो
ओडीओपी। ओडीओपी की स्थापना कब हुआ था दोस्तों? 2018 में हुआ था। क्यों हुआ था? कि हर एक एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए, यानी हर एक जिले में जो उसका पारंपरिक उत्पाद है उसको पहचान दिलाना देश में वैश्विक स्तर पर। तो यही है। ओडीओपी योजना के अनुसार मंजू मंजू उत्पाद निम्नलिखित में से किन जिलों से संबंधित है? तो मेरे भाई अमेठी में है, सुल्तानपुर, प्रयागराज, तीनों में है, तो डी हो जाएगा आपका ऑप्शन। 90 वाला देख लें मेरे भाई। उत्तर प्रदेश में क्षेत्र पंचायत यानी ब्लॉक स्तर पर अध्यक्ष किसे कहा जाता है? तो ब्लॉक प्रमुख को। ऑप्शन नंबर ये वाला आपका सी हो जाएगा। तो आप उम्मीद है कि आप ये सब चीज़ों को समझ पाए होंगे दोस्तों। तो ये 90 का हमारा ये सी हो जाएगा। अब दोस्तों आ रहा है देखिए हमारा मैथ का। इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि आप को पता होगा, थोड़ा सा आपको आउटलाइन दे देते हैं, आप कर लेंगे क्योंकि इसमें गुणा भाग है, कोई इसमें दम नहीं है, तो यहाँ करने कोई मतलब नहीं थोड़ा सा। तो देखिए यहाँ पर जैसे आपको ये दे दिए हैं पाई चार्ट, आपके यहाँ आपको दिया गया है। तो यहाँ पर जो पाई चार्ट होता है इस पूरे गोले का मतलब यहाँ पर 360 डिग्री हो जाता है। इतना तो आप जानते ही है, मैथ पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर इतना इतना परसेंट दे दिया है सबका। एक नगर में जिसके शिक्षित युवकों के कार्य हैं, जो शिक्षित युवक हैं उनके कार्य कुछ ही से मजदूर कर रहे हैं। 32% नौकरी, व्यापार 28%, कृषि 15%, बेरोजगार 17% है। तो इसी को देखते हुए अपना ये सवाल जो पूछा है, यदि शिक्षित युवकों में से कृषि में 2100 लोग कार्यरत हों तो मजदूर और बेरोजगारों की संख्या में क्या अंतर होगा? तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि शिक्षित युवकों में 2100 लोग कार्यरत हों तो टोटल कितने हैं, ये टोटल हमें पहले निकालना पड़ेगा ना। तो शिक्षित युवक कितने हैं, थोड़ा सा दिमाग आप यहाँ पर रखेंगे। पूरे शिक्षित युवक आखिर ये जो 360 डिग्री है टोटल कितना है, ये आपको पहले पता कर लेना होगा। तो पता करने से पहले इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब यही हुआ दोस्तों, 100% शिक्षित युवकों में कृषि में 2100 लोग कार्यरत हों तो कृषि कहाँ है, यहाँ 15% है। तो यानी यहाँ पर आप ऐसे कर लोगे 15% बराबर 2100 लोग दे दिया है, यहाँ पर 2100 दे दिया है। अब आप क्या करो, इसी का 1% निकाल लो। 1% निकालने के लिए 2100 में 15 का भाग दे दोगे तो आपका कितना आ जाएगा? 15 एक का 15 आ जाएगा, 6 बचेगा, 15 चौका 60, 140 आ जाएगा, 140। अब इसी का 100% निकाल लीजिए। 100% निकाल लोगे तो क्या हो जाएगा? 2 जीरो और बढ़ जाएगा, तो 2 जीरो और बढ़ जाएगा, तो यानी इतना है 100%। तो 100% इतना है। अब आपसे पूछ लिए मजदूर और बेरोजगार की संख्या बताइए, तो इतने में से मजदूर का 8% निकाल लीजिए, फिर इतने में से बेरोजगार का 70% निकाल कर दोनों को घटा देंगे तो आ जाएगा। ऐसे ऐसे आपको करना है। उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। एक ये है और एक यहाँ पर ये वाला है, तो इसे भी बड़े आसानी से कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सब उम्मीद है कि आप कर लेंगे। डीआई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। चलते हैं, मिलते हैं आपसे हम अगली टेस्ट सीरीज में, टेस्ट तीसरे में आपसे मुलाकात होगी।